दक्षिण भारत के इतिहास में इतिहास चल रहा था, दक्षिण भारत का इतिहास। आप इसमें आपने बातापी के चालुक्य, इससे पहले क्या पढ़ा था आपने? बाकाटक राजवंश। क्या पढ़ा था? बाकाटक राजवंश। फिर बातापी के चालुक्य, और फिर क्या पढ़ा था आपने? फिर नीचे पढ़ा था दक्षिण भारत, नीचे यदि जाएंगे तमिलनाडु में तक, तो कौन था? पल्लव। कौन था? पल्लव राजवंश। वहां पर पल्लव थी, ठीक है, और वहां पर पल्लव थे। अब क्या होता है कि यहां पर बातापी का अंतिम शासक होता है आवाज नहीं करो, ये देखी बहुत है। आवाज कम कर लो, बस मोबाइल की भी आवाज कम कर लो। यहाँ पर कौन थी? चालुक्य बातापी के इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ थी? बातापी में स्थापित की थी। इसके बाद में जब चालुक्य राजाओं की शक्ति क्षीण हो जाती है तो इन्हीं के स्थान पर कौन आ जाते हैं? इन्हीं के स्थान पर
इन चालुक्यों का एक अंतिम शासक होता है जिसका नाम होता है कीर्तिवर्मन। अंतिम शासक, प्रथम शासक का नाम क्या था बताओ? इसका यदि देखें, प्रथम शासक क्या नाम था? जयसिंह। और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन। कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड। कीर्तिवर्मन सेकंड इसका क्या था? अंतिम शासक था। ठीक है, यदि यहां देखें, कीर्तिवर्मन जो राजा होता है, इसकी ये क्या है, ये पूरा बातापी चालुक वाला, जो चालुक राजा बातापी वाले होते हैं, ये कैसे जाते हैं, ये सामने यहाँ पल्लवों से युद्ध करते रहते हैं। और इसके बाद में इसी का एक शासक हुआ जिसका पुलकेशिन द्वितीय था, उसने हर्षवर्धन से युद्ध किया। अब आपको पढ़ना है, देखो अंतिम शासक कौन होता है? कीर्तिवर्मन। और इसकी हत्या कर देता है, इसकी हत्या कौन कर देता है? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग इसकी हत्या कर देता है। और हत्या करके एक राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है राजपूत वंश की क्या करता है? स्थापना। राजपूत वंश की स्थापना कौन करता है? दंतीदुर्ग। कौन करता है? दंतीदुर्ग। तो इस राजवंश में देखते हैं, तो इस वाला राजवंश किसकी स्थापना, किसके स्थान पर? बातापी के चालकों के स्थान पर कौन सा राजवंश आ जाता है? राजपूत राजवंश आ जाता है। ठीक है, देखो यहां पर मैंने आपको जो बताया था, यह कौन सा राजवंश था? पल्लव। कौन सा राजवंश था? पल्लव। कोई बता सकता है इसका अंतिम राजा मैंने लिखवाया था? पढ़ा दिया ना पल्लव राजवंश तो। अपराजित है ना, इस वंश का अंतिम राजा कौन था? अपराजित वर्मन था। प्रथम शासक क्या था? प्रथम। इस वंश का प्रथम शासक कौन था? इस वंश का प्रथम शासक सिंह विष्णु। और अंतिम शासक अपराजित। ठीक है, ये पराजित हो जाता है। तो यहां पर एक अच्छा राजा होता है जिसका नाम होता है, इनके बीच में आता है नरसिंह वर्मन प्रथम होता है ना। नरसिंह वर्मन वो क्या काम करता है? वो पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है। ठीक है, और नरसिंह वर्मन से इसका पिता जिसका क्या नाम होता है? महेंद्र वर्मन प्रथम, उसको कौन हरा देता है? पुलकेशिन द्वितीय हरा देता है। तो पुलकेशिन द्वितीय इसे हरा देता है और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन यहाँ पर हरा देता है। तो यहाँ पर कौन सा राजवंश था? ये पल्लव राजवंश। यहाँ पर कौन वंश था? पल्लव राजवंश था। ठीक है, देखो समझना, यहाँ पर क्या होता है कि ये भी कमजोर हो जाते हैं, तो यहाँ पर किस वंश की स्थापना हो जाती है? राजपूत वंश की। तो यहाँ पर आ जाते हैं इनके स्थान पर आ जाते हैं कौन? चोल। कौन आ जाते हैं? चोल। इनके स्थान पर कौन आ जाते हैं? चोल राजवंश आ जाता है। फिर से इनके स्थान पर कौन आ जाता है? चोल राजवंश आ जाते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे क्या? राजपूत वंश। क्या पढ़ेंगे? राजपूत वंश। ठीक है, तो ये कौन से दक्षिण भारत का अपन इतिहास पढ़ रहे हैं। देखो इसी समय में यहाँ पर आप देखना, आज राजपूत पढ़ेंगे तो यहाँ
यहाँ पर था प्रतिहार राजवंश। क्या था? प्रतिहार। प्रतिहार और इस वाले क्षेत्र में यहां पर था पाल राजवंश। क्या? पाल। यहां पर कौन था? पाल। ठीक है, इसकी यहां पर आपको देखो बताएंगे, यहां पर उत्तर प्रदेश में यहां इस स्थान पर क्या था? कन्नौज। यहां पर क्या था? कन्नौज। कन्नौज यहां पर क्या है? कन्नौज। ठीक है, अब पढ़ो आप। तो यहां पर यहाँ पर वातापी के चालुक्य जैसे समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर कौन आ जाता है? राष्ट्रकूट राजवंश आ जाता है। इसका प्रथम संस्थापक यदि कहते हैं तो इस वंश का संस्थापक होता है क्या? यदि आप देखें तो यहाँ पर मैंने लिखवाया है इस वंश का संस्थापक नहीं लिखवाया, राष्ट्रकूट वंश आ जाता है और इस वंश का संस्थापक होता है दंती दुर्ग। इस वंश का संस्थापक कौन होता है? दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन होता है? दंती दुर्ग। इस वंश का संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम राजा होता है। दंती दुर्ग इस राज्य की जो स्थापना करता है वो कौन होता है? दंती दुर्ग होता है। वह राज्य की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। और इसने अपनी राजधानी का मान्यखेत, इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी मान्यखेत। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेत। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? मान्यखेत में स्थापित की थी। इसके कुछ राजा हैं, देखो इसके राजा तो कम से कम 15-20 राजा हैं। ये देखेंगे तो 15-16 राजा हैं, लेकिन अपन ने पूरे राजा नहीं पढ़ना। अपन ने क्या पढ़ना है? अपन ने पढ़ना है सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो आपको क्या पढ़ना है? उनको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 4-5 राजा पढ़ेंगे अपन जिनमें हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे इस वंश का संस्थापक कौन होता है? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग की राजधानी यदि कहें, इस राजवंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। मान्यखेत इस राज की राजधानी थी। और यहाँ पर इस वंश का एक प्रतापी राजा होता है जिसका नाम होता है दंती दुर्ग। के बाद में यदि आप देखें तो यहाँ से देखेंगे कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम इस वंश का एक प्रतापी राजा होता है जिसका नाम होता है कृष्ण प्रथम। इसने महाराष्ट्र में एलोरा की जो गुफा है ना, वहां पर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का? कैलाश मंदिर का, जो किसको समर्पित है? जो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। किस मंदिर का निर्माण करवाया था? बताते हैं आपको। बिल्कुल
इस राजा ने एक क्या नाम था इसका? कृष्ण प्रथम। यदि कृष्ण प्रथम क्या नाम था इसका? कृष्ण प्रथम। इसने क्या काम किया था? इसने बहुत बड़ी चट्टान को एलोरा की जो गुफा है ना, उसी के बाजू पे ये पर्वत, ये पहाड़ है, और यहाँ पर पत्थरों को काट कर क्या बनवाया है? मंदिर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये खड्डा रख कर मंदिर, नहीं, ये बहुत बड़ा पत्थर, ये पहाड़ है, उसी को काट के उसी में मंदिर बनाया है एकदम। ये कहाँ बना है? ये महाराष्ट्र में, एलोरा में। तो देखेंगे इसमें ये राजपूतों के समय में ही इसका क्या लिखा है? इसका कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर आप घूमने जा सकते हो। बढ़िया, देखो क्या शानदार है। एक ही पत्थर काटे जाए ना, एक पत्थर से, ऐसा नहीं है काट के पत्थर रखे, नहीं, एक ही पत्थर, पूरा एक ही पत्थर है, उसको काट के मंदिर बनाया है। इसमें एलोरा महाराष्ट्र में इसने अपने शासन काल में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में उस समय की जो इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में आता ध्रुव प्रथम या ध्रुव। इसने यही देखते हैं, यह राजपूत वंश का एक ऐसा शासक था जिसने त्रिपक्षीय कन्नौज संघर्ष, देखो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। ये कौन है? प्रतिहार राजवंश। ये किस पर आक्रमण कर रहे थे? कन्नौज को पाने के लिए। कौन? देखो तीन तरफ से कन्नौज पर युद्ध होता है। यहाँ पर किससे? ये कौन है? प्रतिहार राजवंश। ये किस पर कर रहा था? कन्नौज को पाने के लिए। यहाँ पर कौन है? पाल वंश। ये भी आक्रमण कर रहे थे। भाई साहब उधर से कौन गए? ध्रुव। यहाँ पर ये चले गए, इन दोनों को पराजित कर दिया। किन दोनों को? प्रतिहार राजवंश और पाल राजवंश, दोनों को पराजित कर दिया। तो ये कौन? यहाँ पर ध्रुव कहाँ जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष में कहाँ जाता है? उत्तर में जाता है। और उत्तर में कन्नौज को पाने के लिए बढ़िया से होड़ मची रहती है। होड़ मतलब ये भी पाना चाहते हैं, ये भी पाना चाहते हैं, भाई साहब भी बीच में एंट्री कर जाते हैं। तो इन्होंने इनको पराजित किया, इनको पराजित किया और इनको पराजित किया। तो क्या कर दिया? दोनों को पराजित कर दिया। ठीक है। तो ऐसा एक राजपूत राजवंश में एक ऐसा शासक था जिसने किसमें भाग लिया? जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और इसका राजकीय चिन्ह था गंगा यमुना। इसका राजकीय चिन्ह क्या था? गंगा यमुना। इसने अपना राजकीय चिन्ह बनाया गंगा यमुना। तो यहां पर लिख देता हूं राजकीय चिन्ह गंगा यमुना। इसका राजकीय चिन्ह क्या था? गंगा यमुना इसका राजकीय चिन्ह था। और इसने जो प्रतिहार राजवंश था उसका राजा था वत्सराज। इसने क्या काम किया? प्रतिहार राजवंश का एक राजा था वत्सराज को क्या किया? पराजित किया। इसको क्या किया? पराजित। कौन से स्थान पर? झांसी के पास में। जी अपनी झांसी है उत्तर प्रदेश यूपी वाली, उसी के पास में प्रतिहार राजवंश को क्या किया? पराजित कर दिया। ठीक है। ऊपर जा रहे थे पहले कह रहे किसको साथ? प्रतिहार राजवंश को। इसके बाद में यहाँ के बंगाल, यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? पाल वंश। तो पाल वंश का एक राजा था, इसका नाम था धर्मपाल।
क्या किया? पराजित। इसको भी पराजित किया, इसको पराजित किया और इसको पराजित किया। तो यह एक ऐसा राजा था जिसने अपना राजकीय चिन्ह क्या बनाया? गंगा यमुना को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। और त्रिपक्षीय, तो उसमें कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया। और जो बंगाल की राजा थे कौन? पाल वंश। वहां पर आप देखेंगे यहाँ पर पाल वंश था, यहाँ पर तो पाल वंश, यहाँ इसको पाल वंश जो था, पाल वंश इसको भी पाना चाहता था, ये इसको पाना, तो इसने क्या किया? ये दोनों राजा इसको दोनों को क्या कर दिया? पराजय कर दिया। ठीक है, इसका एक अन्य नाम, इसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम, इसका एक अन्य नाम था धारावर्ष। धारावर्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में एक प्रतापी राजा हुआ इसके बाद में भी, जिसका नाम था गोविंद तृतीय। क्या नाम था? गोविंद। गोविंद तृतीय। इसके बाद में अगला राजा होता है, सिर्फ इंपोर्टेंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद में बहुत राजा है जो आपको तुरंत राजा इसमें क्रम से लिखवा देंगे पीडीएफ में, लेकिन आपको ऐसे सिर्फ 2-4 राजा पढ़ा देते हैं जो इंपोर्टेंट है वही। तो गोविंद तृतीय आता, इसने भी क्या? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसने भी क्या किया? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया? भाग लिया। और कन्नौज के, ये कहेंगे कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और इसने पाल वंश के चक्रा युद्ध और इसके संरक्षक धर्मपाल, इसके संरक्षक कौन थे? धर्मपाल। और इसके बाद में नागभट्ट और बाकी पाल वंश की इस युद्ध में क्या? देखो, इस युद्ध में इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भी भाग लिया। तो यहां पर लिख देते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, इसने भाग लिया। और इसने प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को क्या किया? पराजित किया। इसने क्या किया? इसने प्रतिहार राजा नागभट्ट को क्या किया? पराजित किया। इसके बाद में राजा बनता है, क्या देखेंगे? ध्रुव और कृष्ण, ध्रुव, गोविंद। और इसके बाद में राजा बनता है अमोघ वर्ष। क्या बनता है? इसके बाद में राजा बनता है अमोघ वर्ष। इसके बाद में राजा कौन बनता है? अमोघ वर्ष। यहाँ का इनका राजा बनता है ये समझो, ये ग्रंथ लिखने में बड़ा महार था। ऐसा मतलब ये है कि इसने युद्ध मुद्दे तो कम किए हैं, लेकिन ये ग्रंथ वगैरह अच्छे से लिखा करता था। यदि देखें तो इसने अमोघ वर्ष ने, इसने इस गोविंद तृतीय ने, यहाँ पर यदि देखें इसका, देखो गोविंद तृतीय ने, इसने चोल, क्या कहूँ, ऊपर पल्लव, नीचे कौन थे? पांड और केरल, जो केरल में राजवंश थे, एक था गंग राजवंश। क्या था? गंग राजवंश। तो इसने इन दक्षिण में इन राज्यों को क्या किया? इन्होंने परास्त किया। इनको क्या किया? परास्त किया। दक्षिण में इसने क्या? दक्षिण गया और बढ़िया से वहां पर अपना क्या किया? वहां युद्ध करता हुआ इसने पल्लवों को भी परास्त किया, पांड्यों को, केरल में कुछ जो राज्य वगैरह थे उनको भी क्या किया? गंग राज्य को पराजित किया। और इसके बाद में क्या गया? देखो, इसने क्या? पहले तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसके बाद में फिर यहाँ से क्या? नीचे दक्षिण भारत में चला गया, पहले उत्तर में फिर दक्षिण भारत में।
तो इसने उत्तर भारत में भी युद्ध किया, दक्षिण भारत में भी युद्ध किया। तो इसने इतने पल्लव, पांड, केरल और यहाँ पर जो चोल राजवंश थे, यहाँ पर चोल भी आ जाते हैं। यहाँ पर चोल खत्म नहीं हुए थे, चोल कैसे सामंत के रूप में थे, तो यहाँ पर इसने चोलों को भी परास्त किया। और केरल के कुछ भाग में कुछ गंग राजवंश वगैरह थे, तो उनको भी क्या किया, इसने पराजित किया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अमोघ वर्ष आ जाता है। इसका एक शासक होता है अमोघ वर्ष। इसने एक जैन धर्म का अनुयायी था। जो अमोघ वर्ष था ना, वो किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष था, वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य की रचना की, जिसका नाम था कविराज मार्ग। कन्नड़ में एक कविराज मार्ग की रचना की है, लिखे ना, कभी कभी पूछता है वो कन्नड़ भाषा में, किसमें? कन्नड़ में कविराज मार्ग की क्या की इसने रचना की। पूछता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है अमोघ वर्ष ने। और इसने देखो अपने अमोघ वर्ष ने क्या किया, एक ऐसा शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में क्या किया, अपने प्राण त्याग दिए, मतलब डूबकर उसमें समाधि लेकर। आपने देखा होगा किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। और जैन धर्म के किसने आकर प्रभाव में आकर, ये क्या हुआ, जैन धर्म के प्रभाव में आकर इसने क्या समाधि ले ली? जल समाधि ले ली। क्या ले ली? जल समाधि। तो इसने क्या किया था? जल समाधि। यहाँ पर नदी में जल समाधि क्या ली? जल समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। किसने? अमोघ वर्ष ने। तो प्रथम राजा कौन हुआ? यदि प्रथम राजा कौन हुआ देखे तो दंती दुर्ग। इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। इसके बाद कृष्ण प्रथम, फिर आता है ध्रुव। इसके बाद में ध्रुव प्रथम या धारा वर्ष बोलते हैं। फिर आता है गोविंद तृतीय और फिर आता है अमोघ वर्ष। कौन आता है? अमोघ वर्ष आता है। इसके बाद में यदि अपन देखें तो इसका एक शासक था, जिसका नाम है कृष्ण तृतीय। यदि अपन देखें तो इसका क्या आता है? कृष्ण तृतीय या कृष्ण इंद्र तृतीय। इसके बाद में आता है कृष्ण द्वितीय के बाद में आता है कृष्ण द्वितीय के बाद में आता है इंद्र तृतीय के बाद में आ जाता है कृष्ण तृतीय। ठीक है, इसका अंतिम शासक देखे तो अंतिम शासक होता है कर्क द्वितीय। इसका अंतिम शासक कौन होता है? कर्क द्वितीय। यदि देखें आगे देखो, अंतिम शासक कर्क द्वितीय। इसका अंतिम शासक कौन होता है? और इसका यदि आप देखें अंतिम प्रतापी शासक, अंतिम प्रतापी शासक रोल निभाता है कृष्ण तृतीय। इसके पहले कौन आता है? इंद्र तृतीय। कौन आता है? इंद्र तृतीय। इसके बाद पहले होता है कृष्ण द्वितीय। ठीक है, क्या होता है? कृष्ण द्वितीय। तो आप देखेंगे कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। ये इसका क्या होता है? अंतिम प्रतापी शासक होता है। इसके बाद में अयुग्म शासक आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? अयुग्म शासक आ जाते हैं। और इसका अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक होता है कर्क द्वितीय। और इसकी हत्या कर देता है। इसकी हत्या कौन कर देता है? इसकी हत्या देखेंगे, इसकी हत्या कर देता है तैलप द्वितीय। कौन कर देता है? तैलप द्वितीय कर देता है। और हत्या करने के बाद में एक चालुक वंश की स्थापना करता है। किस वंश की? चालुक वंश की स्थापना करता है। कौन से चालुक? तैलप द्वितीय और चालुक वंश की स्थापना करता है। कौन से वाले चालुक? कल्याणी वाले। कौन से वाले? कल्याणी वाले चालकों को क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। अपन ने क्या पढ़ी थी? अब वातापी, पहले वातापी पढ़ी थी ना। अब देखो राष्ट्रकूटों के बाद में कौन आ गए? कल्याणी। तो कल्याणी वंश की स्थापना कौन करता है? तैलप द्वितीय। कौन करता है? तैलप द्वितीय। किसकी हत्या करके? कर्क द्वितीय की। कर्क अंतिम शासक होता है कर्क द्वितीय और इसकी हत्या कर देता है कौन? तैलप द्वितीय। और हत्या करने के बाद में किसकी स्थापना कर देता है?
किसकी कर देता है? चालक, चालुक, कल्याणी। कौन से वाले? कल्याणी वाले चालक, कल्याणी वाले चालकों की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। क्या इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा तो तुम याद ही नहीं कर सकते, जो इंपोर्टेंट है वही पढ़ो, ठीक है। तो इतनी यहाँ पे यहाँ इतना याद कर लीजिए आप। इसका देखेंगे सबसे पहले, इसमें देखेंगे दक्षिण, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन है? ये वाला पहले कौन थे? पहले चालुक थे। चालुक कौन से? वातापी वाले चालुक। वातापी वाले चालुक का अंतिम शासक कौन था? अपराजित बर्मन। अपराजित बर्मन को किसने मारा? दंती दुर्ग ने। तो अंतिम शासक कौन था? इसका कहा अपराजित बर्मन, इसका कौन था? कीर्ति बर्मन। और कीर्ति बर्मन की हत्या कौन कर देता है? दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग जब हत्या कर देता है तो किस वंश की स्थापना करता है? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर देता है। इसके बाद में आप देखेंगे इसने अपनी राजधानी कहाँ? अपनी राजधानी मान्यखेत स्थापित की। और इसके बाद में इसका यदि देखें, इसके बाद में कौन? कृष्ण प्रथम आता है। कृष्ण प्रथम क्या? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाता है एलोरा में। वह इन्हीं के समय में आप देखेंगे, देखो इनके समय एलोरा में एलोरा में कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं। कितनी है? 34 गुफाएं। तो इन 34 गुफाओं का निर्माण भी किसके समय में हुआ था? इन राष्ट्रकूट समय, मतलब होता और पहले से होता चला आ रहा है, लेकिन इनके समय में इनका निर्माण हुआ था। क्योंकि आप देखो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने निर्माण करवाया था। इसके बाद में ध्रुव आता है, और ध्रुव ने क्या किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था। यहाँ पर आप देखेंगे इसके किसी ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसने बंगाल पर भी क्या की? विजय प्राप्त की थी। किस पर? पाल वंश पर भी विजय प्राप्त किया था। और किस पर? प्रतिहार पर भी विजय प्राप्त किया था। इसके बाद में कौन आता है? गोविंद तृतीय आता है। और गोविंद तृतीय क्या? भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। इसके बाद में इसने दक्षिण भारत में, देखो दक्षिण भारत का भी अभियान किया था। दक्षिण भारत में पल्लव, पांड्य, चोल, केरल और गंग राजवंश को क्या कर देता है? यहाँ पर पराजित कर देता है। इसके बाद में आता है अमोघ वर्ष। यह क्या? जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बारे में जाना नहीं पढ़ना। इसके बाद में कन्नड़ भाषा में किसकी रचना की? कबीरदास मार्ग की रचना की। और इसने क्या? जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए। या जल समाधि लेकर इसने किस नदी में? तुंगभद्रा नदी में। कभी कभी पूछता है वो, तुंगभद्रा नदी में किसने प्राण त्यागे थे? अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष के बाद में आता है कृष्ण द्वितीय। कौन आ जाता है? कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय के बाद में आता है ये प्रतापी राजा हुए इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के बाद में आता है कृष्ण तृतीय। तो इस वंश का सबसे प्रतापी, अंतिम प्रतापी राजा कौन हुआ? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के बाद में भी अपन देखें फिर कैसे अयुक्त शासक आ जाते हैं। और इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? कर्क द्वितीय। और कर्क द्वितीय की हत्या कौन कर देता है? तैलप द्वितीय। कौन कर देता है? तैलप द्वितीय कर देता है। और तैलप द्वितीय हत्या करने के बाद में किस वंश की स्थापना हो जाती है? चालुक कल्याणी वाले। कौन से? चालुक कल्याण। चालुक एकदम समाप्त नहीं हुए, चालुक बचे थे। तो किस वंश? दोबारा से चालुक फिर आ जाते हैं। इसके बाद में कौन आएगा? बेंगी वाले चालुक पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या है ये? चालुक कल्याणी वाले। तो कल्याणी वाले चालुक की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। इसके बाद में आप कल पढ़ेंगे किसके बारे में? नीचे चोलों के बारे में। किसके बारे में? चोलों के बारे में, ठीक है। आज क्या हो गया? राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो गया।